आगे कंटिन्यू करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो इसमें क्या टॉर्क वगैरह देखने वाले हैं हम, है ना। वी आर नाउ गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी रैदर देन अ मोशन ऑफ अ जर्नल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना। एक ऐसी बॉडी जो एकदम जैसे एक हमारा डस्टर हो गया, क्ले व्ले की बात नहीं हो रही, रिजिड बॉडी की बात हो रही है ना। वी शैल रिकैप्चुलेट व्हाट इफेक्ट द एक्सटर्नल फोर्स हैव ऑन रिजिड बॉडी। और एक्सटर्नल बोल रहे हैं क्योंकि इंटरनल वाला हमारा कंसीडर नहीं होता, तो एक्सटर्नल की जब भी बात होगी वो टॉर्क्स वगैरह या एक्सटर्नल फोर्सेस की बात हो रही होगी। दे चेंज इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम इन अकॉर्डेंस टू द इक्वेशन 7.17 देखना। बट दिस इज नॉट द ओनली इफेक्ट द फोर्स हैव, द टॉर्क ऑन द बॉडी मे ऑल्सो नॉट वैनिश, है ना। ऐसा भी हो सकता है सच अ टॉर्क चेंजेस द रोटेशन सिस्टम ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, इट चेंजेस द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, है ना। ये सारी बातें जो है वो प्रीवियसली चीज़ों को बताने के लिए बोली गई है कि ये सारे फॉर्मूले बनते हैं। तो एक बात हमें समझ में आती है कि a rigid body is said to be in mechanical equilibrium if both its linear momentum and angular momentum are not changing with time। दोबारा बताता हूँ, लीनियर और एंगुलर अगर दोनों ही हमारा समय के साथ नहीं बदल रहा है ना, तो इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस स्टेट, बैलेंस पोजीशन, ठीक है। तराजू के दोनों साइड पे बैलेंस हो रखा है, तो वैसा ही बैलेंस स्टेट पे है अगर हमारा लीनियर और एंगुलर दोनों ही मोमेंटम चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये रिजिड बॉडी को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। और इक्विवेलेंटली द बॉडी हैज़ नीदर लीनियर एक्सेलरेशन नॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, या दोनों ही ना हो, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, हमारा मोमेंटम पे बात हो रही है, P इक्वल टू एम वी होता है। तो या इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि बॉडी के पास लीनियर एक्सेलरेशन और ना ही एंगुलर एक्सेलरेशन हो, तो द टोटल फोर्स, द वेलोसिटी, द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन द रिजिड बॉडी इज ज़ीरो। तो इसकी मतलब हमारा टोटल फोर्स जो है वो, यानी वेक्टर सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि मतलब फोर्स लग रहा है कोई बात नहीं, मगर कैंसिल आउट होकर ज़ीरो हो जाना चाहिए। इफ़ द टोटल फोर्स ऑन द बॉडी ज़ीरो, देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम। समय के साथ नहीं बदल पाएगा अगर टोटल फोर्स ज़ीरो है तो। और टोटल टॉर्क, द वेक्टर सम ऑफ टॉर्क इज़ ज़ीरो, ठीक है, अगर ऐसा केस है तो। So the total torque on the rigid body is zero. The total angular momentum of the body does not change with time, है ना। ये हमने टॉर्क वाला एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन वगैरह में देखा था ना ऊपर, कि P इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल, है ना। ये दिखा था टाइम रेट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। टॉर्क का रिलेशन किसके साथ है, एंगुलर मोमेंटम के साथ है ना। जैसे लीनियर मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन है। तो एक क्वेश्चन राइज होगा कि वेदर द रोटेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन रिमेन वैलिड इफ द ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू विच द टॉर्क इज टेकन इज शिफ्टेड। ओरिजिन को शिफ्ट कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ओरिजिन, है ना, अबाउट विच द टॉर्क आर टेकन। तो लोकेशन का मैटर नहीं पड़ता, बस दोनों साइड से एक ही चीज़ लेनी चाहिए, है ना। एक यहाँ पे तुम आगे जाके भी देखोगे कि सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अगर आई एन वन से लेके एन तक, यानी आई जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में देखा जा रहा है ना। तो रिस्पेक्टिवली टॉर्क भी ज़ीरो दिखा रहा है ना। तो इन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम और द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में, देन वी नीड ओनली थ्री कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। Two of these conditions correspond to translational equilibrium. The sum of components of the forces along perpendicular axis in the plane must be zero, है ना। मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में सम ऑफ फोर्सेस जो होना चाहिए इक्विलिब्रियम में ज़ीरो। थर्ड कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो पहला है ट्रांसलेशनल, दूसरा है मतलब पहले दो जो हैं वो ट्रांसलेशनल है ना। तो टू ऑफ दिस कंडीशन जो हैं वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को कहते हैं कि सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस जो ये परपेंडिकुलर हैं एक्सिस के जीरो होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है कि सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग यानी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी जाके हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी रिजिड बॉडी के अंदर, है ना। तो बॉडी में बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम, इट मे बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ऐसा भी होता है
एंड नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कहीं ना कहीं से बैलेंस बिगड़ता है, ठीक है। तो अगर ये देखो, कंसिडर लाइट रॉड दे रखी है जैसे फिगर में, ए और बी एंड दे रखे हैं, विच आर टू पैरेलल फोर्सेस बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन आर अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द रॉड। दोबारा समझना कि हमारे फोर्स जो लगे हैं पैरेलल फोर्सेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन में, अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द टॉर्क के परपेंडिकुलर। लेट्स सी विद द मिड पॉइंट, सी को मिड पॉइंट लिया ए बी का, सी ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू ए, है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्सेज एट ए एंड बी विद बोथ बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ए एफ, बट अपोजिट इन सेंसेस शोन, तो नेट मोमेंट ऑन द रोड बी जीरो, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, बट इट विल बी नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो सिग्मा एफ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो फोर्स एट बी इज रिवर्स, thus we have the same rod with two forces equal magnitude but acting in opposite direction applied perpendicular to the rod at A or B. The moment of both forces are equal but they are not opposite. This act is same sense cause anti-clockwise rotation. साइड से बात है ना। अंगूठा लगा के देखो, एक अंगूठे से आगे खींचो, कुछ ऐसा समझो कि जो शार्पनर का ब्लेड होता है तुमने एक से आगे धक्का दिया, दूसरे को पीछे धक्का दिया, शार्पनर के सेंटर से अटैच हो रखा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो द फोर्स बाय द बॉडी इज जीरो, सो द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो फोर्स जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, बट इट इज़ नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है ना। मूव तो नहीं कर रही है बॉडी मगर रोटेट तो कर रही है ना। तो ऑल्दो द रॉड इज नॉट फिक्स्ड इन एनी वेज, इट अंडरगो प्योर रोटेशन। तो pair of forces of equal magnitude but acting in opposite direction with different line of action is known as couple या टॉर्क। पूछा जाता है टॉर्क क्या होता है, कपल क्या होता है। कपल मतलब दो जोड़े, है ना, मतलब दो लोगों के या दो चीज़ों के समूह को कहते हैं कपल। तो पेयर ऑफ फोर्सेस, दो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड के मगर उनकी अपोजिट डायरेक्शन है और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसको टॉर्क कहते हैं। कपल प्रोड्यूसेस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन, ऐसा होता है। सिंपल सा एग्जांपल है हमारा, नीचे ढक्कन का, बोतल की ढक्कन खोलते हो तो बोतल ढक्कन गायब थोड़ी हो जाती है, दूर थोड़ी चली जाती है, वहीं घूमती है गोल, है ना। तो अनदर नॉन एग्जांपल इज कंपास नीडल, जो हमारी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो ये एग्जांपल जरूर लिखना, कोई भी डेफिनेशन पूछी जाती है पेपर में उसका एग्जाम्पल जरूर लिख लेना। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट इक्वल फोर्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल, force on the north pole is toward the north and force on south pole is toward south, except when the needle point in the north south direction the two forces do not have the same line of action। तो वो एक कपल एक्ट करता है ऑन द नीडल ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन द पोल ऑफ अ कंपास नीडल, दीज टू फोर्सेज आर फॉर्मिंग कपल। क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल 7.7 कि शो दैट द मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। दोबारा बोलता हूँ, मोमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। जिस किस पॉइंट पे तुम मोमेंट्स ले रहे हो। एक कपल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे फिगर अबव में है कि फोर्स एफ और माइनस एफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। And these points have position vector r1 and r2 with respect to origin O. Let us take the moment of force about the origin, है ना, origin के about लेते हैं। तो moment of couple क्या हो जाएगा, sum of moment of two forces making a couple, that is r1 क्रॉस f, नेगेटिव f या r2 क्रॉस f, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, r2 माइनस r1 हो जाएगा, है ना। r2 इज द क्या कहते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो r2 माइनस r1, बट r1 प्लस ए बी इज इक्वल्स टू r2, ये चीज़ तो है, तुमने देखा है ना, रिजल्टेंट वाला चक्कर है ये। r1 प्लस यानी कौन सा लॉ कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, r1 प्लस ए बी इज इक्वल्स टू r2, हेंस ए बी इज इक्वल्स टू r2 माइनस r1। तो द मोमेंट ऑफ कपल देयर फोर ए बी क्रॉस एफ, है ना। तो ये चक्कर समझ में आया तुम्हें। तो ए बी क्रॉस एफ होगा। क्लियरली दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन इन द पॉइंट अबव विच अबाउट विच वी टुक द मोमेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। उस पॉइंट से भी इंडिपेंडेंट है और ओरिजिन से भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ए बी और एफ ही आ रहे हैं, एफ इज़ द मैग्नीट्यूड। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है,
एन आइडियल लेवर इज एसेंशियली अ लाइट। लेवर होता है, रॉड होती है एक, पाइवेट एट अ पॉइंट अलोंग इट्स, इस तरह से लेंथ। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फल्क्रम। फल्क्रम कहते हैं इस पॉइंट को। पूछा जाता है कि अ सीसॉ ऑन द चिल्ड्रन प्लेग्राउंड इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ लेवर, है ना, जो हम झूला देखते हैं, ऊपर नीचे बच्चे जाते हैं। टू फोर्सेस F1 और F2 पैरेलल टू ईच अदर and usually perpendicular to the lever are shown here, acting on the level distance d1 and d2 respectively from the fulcrum। ठीक है, fulcrum is called the point, जिस पॉइंट से अटैच हो रखे हैं। ठीक है, रॉड पाइवेट होती है, यानी मूव करती है जिस पॉइंट के थ्रू। तो द लेवर इज अ सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, आर मान लेते हैं। इट्स रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट एट द फल्क्रम, आर इज द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्सेस, है ना, फोर्सेस परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लग रहे हैं। तो फॉर मतलब एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आर माइनस F1 माइनस F2 करेंगे। क्यों करा? क्योंकि आर माइनस F1 प्लस F2 करते हैं। अब नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर घुस जाएगा, है ना। तो फॉर कंसीडरिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम वी टेक द मोमेंट अबाउट द फल्क्रम, द सम ऑफ मोमेंट्स मस्ट बी जीरो, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे हम? मोमेंट्स लेंगे। तो d1 F1 याद आया ना, क्या जो बताया था कि d1 F1 माइनस d2 F2 इक्वल टू जीरो। नॉर्मली द एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूवमेंट आर टेकन टू बी पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है मूवमेंट्स की दिशा में देखा जाए तो। जैसे F1 जो है वो किस फॉर्म में जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसको पॉजिटिव ले लिया उसको। वाइल F2 जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा था तो उसको नेगेटिव ले लिया। नोट दैट आर एक्ट एज अ फल्क्रम इटसेल्फ एंड हैज़ जीरो मूवमेंट अबाउट द फल्क्रम। ठीक है, सेंटर से तो कुछ होगा ही नहीं। तो इन द केस ऑफ लेवल फोर्स F1 इज यूजुअली सम वेट टू बी लिफ्टेड, इट इज कॉल्ड लोड, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम d1 इज कॉल्ड लोड आर्म। समझो, कह रहे हैं कि द केस ऑफ लेवल फोर्स F1 जो है हमारा, फिगर 7.23 बता रहा हूँ, F1 जो है वो उसको कहते हैं लोड और d1 कहते हैं लोड आर्म। फोर्स F2 इज द एफर्ट अप्लाई टू लिफ्ट द लोड, उस लोड को उठाने के लिए एफर्ट के लिए हम फोर्स F2 कहेंगे, और डिस्टेंस d2 कहेंगे ऑफ द एफर्ट ऑफ फल्क्रम इन द एफर्ट आर्म। तो इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज d1 F1 इक्वल टू d2 F2, जाहिर सी बात, और लोड आर्म इंटू लोड इक्वल टू एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट। तो द above equation express the principle of momentum for a lever. Initially the ratio F1 upon F2 is called mechanical advantage m डॉट ए पूछा जाता है। फिर बच्चे बोलते हैं कि या तो हमें पढ़ाया नहीं गया या बुक में नहीं है। तो बुक में तो है भाई, तुमने पढ़ा नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि F1 अपॉन F2 दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज m डॉट ए इज इक्वल टू d2 अपॉन d1, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो वैसे ये तुम आगे मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे, है ना। तो मैकेनिक्स में भी ये सब आता है, इवन इन कॉलेज ऑल्सो। इफ द एफर्ट आर्म d2 इज लार्जर देन द लोड आर्म, द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। दोबारा बताता हूँ, बोल रहे एफर्ट आर्म जो है d2 अगर बड़ा है लोड आर्म से तो एडवांटेज हमें मिलेगी एक से ज़्यादा। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स दैट द स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट द लार्ज लोड। कितना अच्छा दिमाग लगाया। कह रहे हैं कि एफर्ट आर्म जो है, जिसमें मेहनत करनी है हमें उस वजन को उठाने के लिए, वो अगर बड़ा है हमारे लोड आर्म से तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, यानी कम एफर्ट लगेगा। तो मैकेनिकली एडवांटेज मिलती है हमें कि कम फोर्स लगा के हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा भारी लोड को उठा सकते हैं। सेवरल एग्जाम्पल ऑफ लेवर अराउंड यू बिसाइड द सीसॉ, द बीम ऑफ बैलेंसर इज अ लेवल, है ना। ट्राई टू फाइंड मोर सच एग्जाम्पल्स एंड आइडेंटिफाई द फल्क्रम, ढूंढने की कोशिश करना और कहाँ कहाँ मिलता है। द एफर्ट आर्म एंड द लोड एंड लोड आर्म आर ऑफ द लेवर इन ईच केस, हर जगह ढूंढने की कोशिश करना है। ठीक, कहाँ कहाँ मिल सकता है। मुझे ब्रिजेस में भी मेरे को लग रहा है कि होगा क्या, मगर ब्रिज तो कांस्टेंट होते हैं ना। स्टिल यू मे इजीली शो द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होल्ड इवन व्हेन द पैरेलल फोर्सेस आर नॉट परपेंडिकुलर बट एक्ट ऑन द सेम एंगल। ठीक है, तो अलग बात है। सी ओ जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं।
मैनी ऑफ यू मे हैव एक्सपीरियंस बैलेंसिंग योर नोटबुक ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर, बोला जाता है कोई बॉल घुमा रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। इन रेगुलर शेप ऑफ कार्डबोर्ड हैविंग मास एम एंड नैरो टिप्ड ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल यू कैन लोकेट बाय ट्रायल एंड एरर पॉइंट जी मिलता है, एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिसके थ्रू आप बैलेंस कर सकते हो, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पॉइंट ऑफ बैलेंस को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस पॉइंट ऑफ बैलेंस इज कॉल्ड center of gravity. The tip of the pencil provide a vertical upward force due to which the cardboard is in mechanical equilibrium. Equilibrium बोलते हैं यानी स्थिर है एक जगह पे, मूव नहीं कर रहा है, एज शोन इन फिगर देख लेते हैं। ये हमारी फिगर 7 ये पेंसिल जो है, पेंसिल से जी पॉइंट ले लिया, बस जी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। As shown in figure, the reaction of the tip is equal and opposite to mg, and hence the cardboard is in translational equilibrium. It is due to unbalanced torque, it will tilt and fall. There are torques on the cardboard due to the force of gravity, यानी m1g m2g ऐसा होता है, acting on the individual particle that make up the cardboard, है ना। जिसने वो कार्डबोर्ड बनाया है, जिन पार्टिकल्स ने, वो अपना फोर्स लगाते हैं। तो सी जी ऑफ कार्डबोर्ड इज ऑल्सो लोकेटेड दैट द टोटल टॉर्क ऑन इट ड्यू टू द फोर्स m1g एंड m2g इज ज़ीरो, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसी जगह पे होता है कि सब कैंसिल आउट होके ज़ीरो हो जाए। तो अगर r1 इज द पोजीशन वेक्टर इज द ith particle of the extended body with respect to cg, then the torque about the cg due to the force of gravitation on the particle क्या हो जाएगा? t is equals to r i क्रॉस m i g, ठीक है। ये है क्या? एम जी जो होता है वो फोर्स होता है, और हम क्या ले रहे हैं? पोजीशन वेक्टर को फोर्स से क्या कर रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं, तो टॉर्क आ जाता है। द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो, ठीक है। सेंटर ग्रेविटी पे टॉर्क होगा ही नहीं, ज़ीरो होगा। वी मे देयरफॉर डिफाइन द सी जी ऑफ अ बॉडी एट दैट पॉइंट वेयर द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है। तो जी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल, hence it come out as summation, given that since g is non-zero, mi equal to 0. Remember that the position vector r are taken with respect to cg. कहने का मतलब कि तुम्हें पता है ग्रेविटेशन हमारा धरती पे ज़ीरो तो है नहीं, तो इसका मतलब कैसे ना कैसे करके समेशन ऑफ mi जो रहा होगा वो ज़ीरो हो रहा होगा, तभी तो अल्टीमेटली टॉर्क ज़ीरो होगा। तो रिमेंबर दैट द पोजीशन वेक्टर ri आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू cg. नाउ in accordance with the reasoning given below in section 7.2 देखना, if the sum is zero, the origin must be the center of mass of the body. Thus the center of gravity of the body coincides with the center of mass in uniform gravity or gravity free space. We note that it is true because the body being small, g does not vary from point to point on the बॉडी। कितनी अच्छी बात बोली है। क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ मास से कोलाइड करती है, अगर हमारा या तो ग्रेविटी है ही नहीं उस जगह पे, या फिर ग्रेविटी यूनिफॉर्म है, तो हमारी धरती पे तो यूनिफॉर्म ग्रेविटी है ऑलमोस्ट, है ना। जिस पॉइंट पे हमने एक प्लेट को पकड़ रखा है वहाँ तो यूनिफॉर्म ग्रेविटी लगेगी। तो वी नो दैट दिस इज़ ट्रू बिकॉज द बॉडी बीइंग स्मॉल, बॉडी हमारी छोटी है, तो जी डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, है ना। धरती में इधर नॉर्थ साउथ पोल में ग्रेविटी पे अंतर पड़ता है, ऐसे थोड़ी कि हर 2 कदम पे। डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी ऑफ इरेगुलर शेप, तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख रहे हैं, ठीक है। बॉडी को सस्पेंड करके चेक कर रहे हैं कि द बॉडी इज एक्सटेंडेड दैट जी वेरीज फ्रॉम पार्ट टू पार्ट ऑफ द बॉडी, द सी ओ जी एंड सी ओ एम विल नॉट कंसाइड। तो ये ऐसा होगा कि अगर जी वेरी करेगा तो सी ओ जी सी ओ एम कंसाइड नहीं कर पाएंगे। और COM हैज़ नथिंग टू डू विद ग्रेविटी, डिपेंड ओनली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जैसा कि तुम्हें पता है मासेस के डिस्ट्रीब्यूशन पे ही रहता है, और है ना। वी फाउंड दैट द पोजीशन ऑन द सेंटर ऑफ मास of several irregular या homogeneous object. Obviously the method used and they give us the center of gravity of these bodies that they are small enough. तो फिगर इलस्ट्रेट करती है ऊपर वाली जो हमने देखा, इफ यू सस्पेंड अ बॉडी एक पॉइंट पे, तो द वर्टिकल लाइन थ्रो ए पासिस इज सी जी, वी मार्क द वर्टिकल, ऐसे करके देखना है। एक्सप्लेन वाई मेथड, मतलब एक बॉडी का सस्पेंड करके हमें उसका सेंटर ऑफ मास देखना है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना है। एक मेटल दे रखा है, क्वेश्चन देखते हैं फिर रैप अप करते हैं। कितने में है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक तो नहीं जाएंगे, यहीं तक रैप अप करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन है।
तो मेटल बार दे रखा है 70 सेंटीमीटर का और 4 किलो का है। इन मास सपोर्टेड द नाइफ एज, ठीक है, नाइफ एज यानी कोने कोने पे जैसे तराजू के वो होते हैं। प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे है। टोटल 70 का, तो कोने कोने के 10 सेंटीमीटर दूरी पे 6 किलो लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो एक 6 किलो का लोड जो है वो 30 सेंटीमीटर एक एंड से लगा दिया है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द रिएक्शन ऑफ द नाइफ एज एज्यूम द बार टू बी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो। बोल रहे हैं कि R1 R2 तो हमें दिख गए, है ना। एक 6 किलो का लोड ले रखा है हमने और सस्पेंड कर रखा है 30 सेंटीमीटर पे एक एंड से। तो फिगर 7.26 शोज, पहली बात तो क्वेश्चन में फिगर का जिक्र ही नहीं है, यानी हमने खुद बनाई है आंसर में फिगर। पेपर में तुम बोलते हो फिगर नहीं आई, तो क्यों आएगी, ये तो हमें तुम्हें आंसर में दिख रही है ना, तो ध्यान रखना बनानी आनी चाहिए। तो फिगर शो करती है रॉड ए बी द पोजीशन ऑफ नाइफ एज K1 K2 द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड एट G एंड द सस्पेंडेड लोड एट P। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमारा G है, सस्पेंडेड लोड जो है वो पॉइंट P पे है। तो नोट द वेट ऑफ द रॉड W एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी G, है ना। वेट जो लगेगा COG पे लगेगा। द रॉड इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजीनियस, हेंस G इज इन द सेंटर ऑफ रॉड। तो AB 70 है तो AG 35 हो जाएगा, आधा हो गया। और AP क्वेश्चन के हिसाब से 30 दे रखा है, तो PG जो हो गया वो 5 हो गया। इतना ज़्यादा भारी शब्द नहीं है ये, देखते ही पता चल रहा है। AK1 इक्वल टू BK2 दैट इज़ 10 क्वेश्चन में दे रखा है। और K1G जो है वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 35 में से 10 गए 25। ऑल्सो W इज इक्वल टू वेट ऑफ रॉड जो कि 4 है, और W1 जो होता है वो 6 किलो है। R1 R2 नॉर्मल रिएक्शन है। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड हमें क्या करना है, ट्रांसलेशनल यानी हमें जिस वजह जैसे रिएक्शन और वेट आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, तो ऊपर जाने वाले को मान लो प्लस ले लेते हैं और नीचे जाने वालों को माइनस। तो R1 प्लस R2 माइनस W1 माइनस W। तो नोट W1 एंड W एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। तो वो कंसीडर एक इक्वेशन ऊपर वाली आ गई, रोटेशनल को कंसीडर करते हैं। टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेस, अ कन्वीनियंट पॉइंट टू टेक मोमेंट इज अबाउट G पॉइंट पे लेते हैं मोमेंट। तो द मोमेंट R2 एंड W1 आर एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, R2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुस रहा है और W1 भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है वजन के हिसाब से, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगती है। और R1 जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। फॉर रोटेशन इक्विलिब्रियम माइनस R1, देखना यहाँ पे थोड़ा वो, अगर तुम बुक खोल सकते हो तो बुक खोल के देखो, और जहाँ मैं जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे उंगली लगा लगा के देखना, क्योंकि यहाँ तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस R1 यानी क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अभी अभी बताया था ऊपर -R1 K1G। ये क्या करा हमने फोर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस के साथ, है ना, जो पोजीशन थी, प्लस W1 PG, ठीक है। W के आधार पे देख रहे हैं, सब W से दूरी देख रहे हैं, मतलब जहाँ पे W रखा है G पे रखा हुआ है ना। तो -R1 K1G प्लस W1 PG प्लस R2 प्लस, क्योंकि ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो प्लस R2 K2G इज इक्वल टू 0। तो इन द गिवन दैट W इज इक्वल टू 4 न्यूटन एंड ग्राम न्यूटन क्या लिखा है ये, ठीक है, मान लेते हैं KG वेजी जो भी कह रहे थे ना, 4 kg कह रहे थे ना G, अच्छा 4G, हाँ G की वैल्यू ग्रेविटेशनल वाली है ना। तो G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है। विद न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं तो हमें R1 प्लस R2 की वैल्यू मिल जाती है, और सेकंड पे डालते हैं R1 R2 को, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आता है, ठीक है। R1 प्लस R2 भी मिल गया, R1 माइनस R2 भी मिल गया, तो इसका मतलब हमें R1 R2 की वैल्यू मिल गई, है ना। तो ये तुम्हें मैथ्स के इक्वेशन के साथ खेलना आना चाहिए, ठीक है। असल में ये होता है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन मिल गई हैं तो हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं,
तो हमारे पास R1 R2 न्यूटन में आ गए, तो रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट अबाउट 55 न्यूटन एंड एट K1 एंड 43 न्यूटन एट K2। तो ये अगर जर्नल सेंस में बताया जाए, प्रिसाइज वैल्यू तो ऊपर वाली है। एग्जाम्पल 7.9 देखो, एक 3 मीटर की लॉन्ग लैडर है 20 किलो की, लीन ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल। ठीक है, 20 किलो की लैडर को लीन करा रखा है, जैसे कि करवाते ही हैं। इट फीस इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द रिएक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द फ्लोर। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और तुम्हारे अगेन इस बार तो इसमें तो फिगर दे रखी है, बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता फोर्स कैसे लग रहा है, फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, क्या क्या लग रहा है। ठीक है, तो लेटर ए बी इज 3 मीटर लॉन्ग, इट्स फुट ए इज़ एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। और इस फिगर को दिमाग में रखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा बी सी कितना आ गया, 2√2, है ना। तो फोर्स ऑन द लेडर एंड इट्स वेट डब्ल्यू एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज डी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डी है। Reaction force F1 and F2 of the wall and the floor respectively. Force F1 is perpendicular to the wall since the wall is frictionless, है ना। रिएक्शन फोर्स जो है F1 F2 है, और फोर्स F1 इज परपेंडिकुलर टू द वॉल। देखो F1 जो है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि वॉल क्या है, फ्रिक्शनलेस, वरना नीचे को खिसकता तो फ्रिक्शन हमारा ऊपर की साइड होता, अपोजिट होता। Force F2 is resolved into two components, नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब नीचे फ्रिक्शन लग रहा है तो फोर्स F2 के 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया गया, नॉर्मल यानी जैसे ऊपर बी पॉइंट पे नॉर्मली तो रिएक्शन था वो, और दूसरा वाला F। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नोट दैट F prevent the ladder from sliding away from the wall and is therefore directed toward the wall. फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम टेक फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ट्रांसलेशन के क्या करते हैं, वर्टिकल में देखो एन माइनस डब्लू हो रहा है, डब्लू नीचे जा रहा है, एन ऊपर जा रहा है, तो यही हमने कर दिया। टेकिंग द फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एफ माइनस एफ वन करना पड़ा, क्योंकि फोर्स जो है हमारा राइट साइड जा रहा है और एफ वन जो है हमारा लेफ्ट साइड जा रहा है। तो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टेक मोमेंट ऑफ फोर्सेज अबाउट ए। इतना तो तुम कर ही सकते हो, मतलब तुम्हें कुछ ना है ना, कंपोनेंट्स में तोड़ दो और ऐसे कंपोनेंट्स को जोड़ दो जो कि सेम डायरेक्शन में, बाकी को सपरेट कर दो जो अपोजिट डायरेक्शन है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टेक द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट ए पॉइंट पे देखो मोमेंट ऑफ फोर्स देखते हैं। तो क्या करें, यहाँ पे सामने वाले को मल्टीप्लाई कर दिया एफ सन से, किससे, F1 से, माइनस हाफ को मल्टीप्लाई करें डब्ल्यू से। सामने जो था 2√2 उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमारे ने F1 से, है ना। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम मोमेंट निकालने के लिए हमने हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया डब्ल्यू से। ये टू रूट टू F1 तो समझ में आता है कि F1 जो है वो हमारा पॉइंट पे है, और BC जो है वो हमारा मतलब ओरिजिन से दूर वाला पॉइंट लेते हैं ना BC, तो 2√2 आ गया। ये हाफ कहाँ से आया, हाफ डब्ल्यू के साथ आया, क्योंकि हमारा 1 मीटर का हाफ क्या होता है। देखो कितना अच्छा लॉजिक लगाया है, बात क्लियर अब हो रही है मेरे को, है ना। तो AE जो है वो हमारा हाफ रहेगा, सामने वाला देखा जाता है ना। नाउ W इज इक्वल टू 20 ग्राम, इसको हमने न्यूटन में ले लिया तो इतना न्यूटन आ गया। फ्रॉम 1 N जो है 196 न्यूटन है, 1 से देखो, क्योंकि N W के बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन। फ्रॉम 2 F1 आ जाएगा, फ्रॉम 3 F1 आ जाएगा, क्योंकि W हमें पता है, और फ्रॉम 2 F इक्वल टू F1, तो वो भी सेम हो जाएगा। तो F2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, F का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर कर देंगे F2 निकालने के लिए, है ना, क्योंकि रिजल्टेंट था हमारा F2। तो फोर्स मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, तो tan अल्फा इक्वल टू N/F हो जाएगा, दैट इज़ 4√2। तो tan इनवर्स 4√2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है,
इतना नहीं करना, अगर तुम tan इनवर्स 4/2 पे भी छोड़ दे तो बात सही है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने कपल टॉर्क के बारे में देखा, 2 क्वेश्चन भी कर लिए और बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि रोटेशनल और किस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देख रहे हो इस क्वेश्चन का यूज़ हुआ हमारा कहाँ गया, जो हमने अभी 7.7 देखा था, है ना, यही तो शो कर रहा था, इसका यहाँ पे 2 बार यूज़ हुआ। तो इसको एक बार रिवाइज करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।